बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए, ये लास्ट सेक्शन होगा अपने फिजिक्स सिलेबस का, और ये लास्ट सेक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट हो, जेई हो, जेई एडवांस हो, सब में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस मॉडर्न फिजिक्स से। और मॉडर्न फिजिक्स की बात करो तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होते हैं और बाकी और फिजिक्स को अलग कर दो तो इसके क्वेश्चन रिलेटिवली आसानी से होने वाले होंगे। और कुछ इंफॉर्मेशन भी है इन चैप्टर में और कुछ उसी पर बेस्ड कुछ रिलेशन है, फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते इसके, और वेटेज भी ज़्यादा होता है। चैप्टर छोटा है लेकिन वेटेज ज़्यादा है। तो अब देखते हैं इस मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। तो कई सारे इसमें छोटे छोटे सेक्शंस हैं, उनकी वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये फर्स्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एटम की। एटम के साथ ही हम लोग एक्सरे की भी बात कर लेंगे, एंड देन न्यूक्लियस। और इनको कवर करने के बाद फाइनली एक कह सकते हो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट तो वो है, लेकिन वो एक सेपरेट सेक्शन भी माना जा सकता है, वो है सेमीकंडक्टर का। तो ये कई सेक्शंस हैं इसमें। और इसमें देखोगे क्या कि सेमीकंडक्टर तो इसे आप अलग भी रख सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स से अलग भी रख सकते हो। ये सभी जो चैप्टर हैं, इसी में हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक की भी बात करेंगे, वो सारी बातें। अब ये तीनों सेक्शन के कुछ पार्ट केमिस्ट्री में भी कॉमन है, मतलब वहाँ भी आप लोग, वहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है और वहाँ भी एटम के बारे में जानना है, न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी जैसे चैप्टर वहाँ भी हैं। तो इस कारण से ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन फिजिक्स में भी आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे। ये पार्ट जो है सेमीकंडक्टर का वो सेपरेट है, ये केवल फिजिक्स में हमें देखना है। वन बाय वन हम लोग इन चैप्टर्स की बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए कि ये जो फिजिक्स के आगे जो मॉडर्न फिजिक्स की बात कही गई है, मॉडर्न का मतलब ही है जैसे आप कोई लेटेस्ट या नई बात को मॉडर्न कहते हो। तो फिजिक्स में भी अगर फिजिक्स की हिस्ट्री की बात करो तो पीछे जाए तो हम लोग न्यूटन से भी अगर स्टार्ट करें तो न्यूटन मीन्स 1660 के आसपास वो जो ईयर था वो सब न्यूटन का टाइम था।
और वहां से जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो इन सब की चर्चा डिटेल में आई 1900 के आसपास, मतलब अभी 2020 चल रहा। तो ये ऑफ कोर्स कहने को ये मॉडर्न हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सब 120 साल पुरानी बातें हैं कम से कम। और ख़ास करके ये थोड़ा है सेमीकंडक्टर का पार्ट जो ये 1950 के बाद का है, लेकिन ये सब चैप्टर तो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। लेकिन फिर भी अगर 1660 से कंपेयर करो, जब न्यूटन ने मैकेनिक्स की बात की या फ्लूइड की और साउंड की, इन सबों की बात की, तो उसके मुकाबले 1660 के मुकाबले ये फिजिक्स 1900 में ये सारी बातें आई। और वही टाइम था जब काफ़ी तेज़ी से फिजिक्स डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, एटम, इनकी डिस्कवरी हुई। तो हमें उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उन सबको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का, और पहले इसी की बात करेंगे और उसके बाद वन बाय वन हम लोग आगे आएंगे। तो यह ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मतलब ये बेसिकली ये चैप्टर बात करता है कि मैटर जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं और रेडिएशन जो रेडिएशन एनर्जी है, वो लाइट की बात करो या और भी रेडिएशन के जो पार्ट हैं, इन सब का ड्यूअल नेचर है। ये ड्यूअल नेचर से मतलब कि ये सभी जो हैं, मटेरियल हो या रेडिएशन हो, ये सभी दोनों कैरेक्टर रखते हैं, पार्टिकल नेचर भी रखते हैं और वेव नेचर भी रखते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग लाइट की ही बात करें तो रे ऑप्टिक्स भी हम लोग लाइट में जाने, जिसमें लाइट के पार्टिकल नेचर को जाने, और वेव ऑप्टिक्स जिसमें वेव नेचर को भी जाने। तो इस तरीके से वो चाहे रेडिएशन की बात हो या कोई भी मटेरियल पार्टिकल या मार्कर हो या कोई भी मटेरियल बॉडी हो, जो वो भी वेव नेचर शो करता है। और इनकी चर्चा वन बाय वन इस चैप्टर में होगी। थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री की बात कर ले इसमें, कि लाइट को लेकर के ही जैसे शुरुआत में न्यूटन के टाइम से ही लाइट के बारे में लोगों को जानकारी थी और उससे रिलेटेड स्टडी की जा रही थी, और उस टाइम में लाइट को पार्टिकल नेचर का माना गया। और सिंपल न्यूटन ने शैडो मेथड अप्लाई किया कि देखो अगर ये लाइट ऐसे जा रही है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दो, तो उतना जो ऑब्जेक्ट है उतना दूर उधर लाइट नहीं जा पाएगी आगे, क्योंकि लाइट जब ट्रेवल कर रहा है तो कई सारे पार्टिकल चल रहे हैं, वो पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट से टकरा के रुक गए, तो इसलिए लाइट वहां से आगे नहीं जा पाई। बाकी जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नहीं था उधर के लाइट, उधर के पार्टिकल आगे चले गए। तो लाइट को लेकर के शुरुआत में न्यूटन का यही कमेंट था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, और ये लॉन्ग टाइम तक चलते रहा, मतलब 1660 से लेकर के आगे चलते रहा। और फर्स्ट टाइम 1820, मतलब ये समझ लो इतने टाइम के बाद लोगों को लगा कि लाइट भी जैसे वेव इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की घटना शो करते हैं, लाइट भी वो घटनाएं शो करता है, इसलिए लाइट का वेव नेचर होता है।
और इसे एक्सपेरिमेंटली शो किया गया। तो जब एक्सपेरिमेंटली अगर जो चीज प्रूफ की गई तो वही सही मानी जाएगी। तो कह सकते हो कि वो एक रिवॉल्यूशन था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने पूरी तरीके से लाइट के बारे में लोगों की सोच को बदल दिया और ये हो गया कि लाइट वेव नेचर का होता है। और ये 1820 से आगे चलता रहा आगे, और इसी में अब आगे भी बात होती रही कि ये वेव है तो किस टाइप का वेव है, मीन्स क्या ये वेव जैसे साउंड वेव होता है उसी नेचर का है, या जो कोई किसी स्ट्रिंग में भी आप एक स्ट्रिंग, टाइट स्ट्रिंग के एक पॉइंट को ऑसिलेट करो तो वेव ट्रेवल करता है, तो स्ट्रिंग वेव क्या उन्हीं से कि जैसा इसका कैरेक्टर है लाइट का, या कुछ अलग है? क्या लाइट भी ट्रेवल करता है तो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, क्या होता है? तो इस पर काफी रिसर्च चलते रहा, और चूंकि मैकेनिकल वेव के लिए, मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत है, तो इस तरीके से कमेंट आया कि लाइट भी अगर वेव है तो इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन ये था कि सन से अगर अर्थ तक लाइट आ रहा तो सन से अर्थ तक आने में कई जगह ऐसे स्पेस हैं जहां कुछ एटमॉस्फेयर है नहीं, बिल्कुल वैक्यूम है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, तो फिर ये वेव है तो कैसे पहुंच पा रहा है यहाँ पे? तो ये कमेंट बिल्कुल सही था, क्योंकि वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो ऐसा बताया गया कि एक्चुअली में अर्थ के सराउंडिंग में तो मीडियम है ही, सन के भी सराउंडिंग में मीडियम है, लेकिन बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में एक मटेरियल मौजूद है जो हम अपने लिए इनविजिबल है, उस मटेरियल को नाम दिया गया ईथर। और इस तरीके से ये कहा गया कि वो बीच में जहां भी हम लोग वैक्यूम समझ रहे हैं वहां पर ईथर है मौजूद, और वही हेल्प कर रहा है लाइट को ट्रेवल करने में। ये बात मान ली गई और कहा गया कि ठीक है, लाइट वेव है और इस तरीके से इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। लेकिन आगे इस पे काम होते रहा, रिसर्च होते रहा, और फाइनली मैक्सवेल ने ये बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो साथ साथ मैक्सवेल ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको और कह सकते हो कि सही करने के लिए इस बात को हर्ट्ज ने, हेनरिक हर्ट्ज ने, एक साइंटिस्ट ने ये प्रोड्यूस करके दिखाया डिस्चार्जिंग के द्वारा। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके दिखाया। अच्छा, ये भी समझिए कि हर्ट्ज एक तरफ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब एक साबित ये कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंटली, जैसे मैक्सवेल का जो काम था वो थ्योरेटिकल वर्क था, उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया चीजों को कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हर्ट्ज ने उसे प्रोड्यूस करके दिखाया बाय एक्सपेरिमेंट कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के द्वारा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये लाइट जो है, ये रेडिएशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन उसी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के दौरान जहां हर्ट्ज एक तरफ लाइट के को साबित कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसी दौरान उन्होंने एक और इफेक्ट
की डिस्कवरी की, और वो डिस्कवरी थी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो हम लोगों को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन डिटेल। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को पहली बार ऑब्जर्व किया हर्ट्ज ने। हर्ट्ज कर क्या रहे थे? तो वो कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन। और वो जिस प्लेट की मदद से, उनका एक्सपेरिमेंट सिंपल ही था कि दो प्लेट्स को इधर किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करा करके, और एसी क्या करेगा, ये अगर दोनों प्लेट्स हैं तो इनके चार्ज माइनस चार्ज को चेंज भी करता रहेगा। तो यहाँ पे जब चार्जेज आ रहे थे, यहाँ पे जब फील्ड हो रहे थे, और उस फील्ड को ये वेरी करा रहे थे इनके चार्जेस को चेंज करके, और उस तरीके से ये वेरिएशन इन फील्ड यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था कि वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस तरीके से यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके दिखाया रेडिएशन को इस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को शो कर रहे थे, उसी दौरान कई बार ये सोर्स ऑफ रहने पर भी इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा इन्होंने देखा कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल एमिट हो जा रहे हैं उस प्लेट पे। हालांकि जब ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय ये करीब 1887 की बात होगी, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उस समय एज सच इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, इन सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर था कि करंट के बारे में लोग जान रहे थे, तभी तो सोर्स लगाया गया, और ये भी जान रहे थे कि हाँ, चार्ज के फ्लो से करंट फ्लो करता है। लेकिन ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि मटेरियल हर मटेरियल एटम से बना है, एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसी बात नहीं थी। तो यहाँ हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं इस रेडिएशन के इंसिडेंट होने से। ये ऑब्जर्वेशन जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये ऑब्जर्वेशन फाइनली जाकर के इस बात को साबित किया कि लाइट पार्टिकल नेचर का है। समझ लो कि पहले एक तरफ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर शो किया जाए, और उसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये भी ऑब्जर्व किया गया कि लाइट पार्टिकल नेचर का है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हर्ट्ज का नहीं था। हर्ट्ज को कह सकते हो कि उन्होंने डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आगे वर्क किए, जैसे लिनार्ड ने आगे काम बढ़ाया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में किया, और आगे चलकर आइंस्टीन ने ये कहा कि वैसे तो मुझे भी ये कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो घटना है, इसके जो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं, इनको प्रूफ किया जा सकता है केवल और केवल इसी बेस पर कि लाइट को पार्टिकल नेचर का माना जाए। मतलब फिर से उस न्यूटन की बात पे लौट आया गया। तो ये समझ लो कितनी ट्विस्ट हुए कि न्यूटन ने कहा पार्टिकल नेचर, वहां से आगे बढ़े तो एक्सपेरिमेंटली साबित हुआ YDSC से कि ये तो वेव नेचर का है। मैक्सवेल ने चीज़ों को क्लियर भी कर दिया कि ये किस टाइप का वेव है, सारा उसका वेव का कैरेक्टर बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हर्ट्ज ने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करके भी दिखाया, और उसी एक्सपेरिमेंट से फिर आगे बात बढ़ी तो आइंस्टीन ने कहा कि ये तो लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर का है। तो बात तो फंस गई फिर से कि लाइट को माना क्या जाए, पार्टिकल नेचर का या वेव नेचर का। लेकिन वो जो
दौर था 1900 के बाद वाला, कह सकते हो 1900 से 1950-60 तक, ये दौर फिजिक्स के लिए या साइंस के लिए ही एक गोल्डन पीरियड था पूरा। बहुत सारी डिस्कवरी हुई और कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, जो कि बिल्कुल, क्योंकि साइंटिस्ट उस समय, ये दौर वर्ल्ड वार का भी था और उस दौर में आपको पता ही होगा, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए बिल्कुल होड़ मची हुई थी, कौन जो पहले बनाएगा वही इस वर्ल्ड वार का विनर होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पे बात चल रही थी, वर्ल्ड के साइंटिस्ट बिल्कुल जी जान से लगे हुए थे नई डिस्कवरी में। इस मटेरियल से जो एनर्जी मिल सकता है उसकी बात हो रही थी और उसी में ये सारी डिस्कवरी हुई इतनी डिटेल में। तो उस दौरान जब ये बात फंस गया कि ये लाइट पार्टिकल नेचर का है कि वेव नेचर का है, तो ये बातें चल ही रही थी। उसी टाइम एक साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने, डी ब्रॉय भी कहते हैं उसे उनको, तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि आप लाइट के बारे में क्यों कंफ्यूज हो, ये लाइट ही नहीं, इवन पार्टिकल भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मार्कर, कार, बस, एरोप्लेन, हर मटेरियल का भी वेव नेचर हो सकता है। मतलब उन्होंने कहा कि ये तो ड्यूअल नेचर है, लाइट का भी, मैटर का भी, एवरीथिंग इस यूनिवर्स में जो भी है वो ड्यूअल नेचर का है। वो एक्सपेरिमेंट है, वो ऑब्जर्वेशन है कि वो ऑब्जर्वेशन आप कौन सा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इससे आपको उसकी वो प्रॉपर्टी पता चलेगी। मतलब कुछ ऐसे ही समझो कि आप किसी पर्सन के बारे में कमेंट करते हो कि ये पर्सन तो बिल्कुल सीधा आदमी है, सज्जन आदमी है, वही दूसरा पर्सन, दूसरा कोई कह रहा है कि नहीं ये तो बहुत ही दुष्ट आत्मा है। अब ये दोनों का जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि वो तो ड्यूअल नेचर का है। तो ये अलग अलग कमेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमारे सामने वो रहता है तो उसका व्यवहार जो है फ्रेंडली है, उसके सामने जब जाता है तो उससे दुश्मनी है, लड़ाई करता है। हालांकि ये एग्जाम्पल का लाइट से यहाँ से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट है कि आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे ये पता चलेगा कि ये लाइट वेव नेचर का है या, मतलब अगर आप YDSC कर रहे हैं वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, तो उससे आपको लाइट का वेव नेचर पता चलेगा। और वही अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लाइट का पार्टिकल नेचर नजर आएगा। और ये सिर्फ लाइट की ही बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन के भी वेव नेचर को प्रूव किया गया एक्सपेरिमेंटली। वो दो साइंटिस्ट ने किया, डेविसन एंड जर्मर। ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक कैरेक्टर के फॉर्म में मैं रख रहा हूं। तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन के भी वेव नेचर को साबित किया, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी डिफ्रैक्शन की घटना या इंटरफेरेंस की घटना को दिखाया गया। तो इलेक्ट्रॉन तो अभी तक हम लोग यही मानते हैं कि पार्टिकल होता है, उसका मास है, चार्ज है, एवरीथिंग, लेकिन वो भी वेव नेचर शो कर सकता है अगर उस टाइप का उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ये कह सकते हो कि थोड़ी बैकग्राउंड की बातें हो गई जब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात हो रही है। तो अब जैसा मैंने कहा कि ये सारा मॉडर्न फिजिक्स उसी टाइम का है, 1900 के आसपास का। तो ये घटना कह सकते हो कि 1897 के आसपास की होगी। 1897 में जो जे थॉमसन ने
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो उस समय ही ये डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अलग अलग जगह लोग ये साबित करने में लगे थे कि क्या हम लोग गैस में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा सकते हैं क्या। जैसे सॉलिड में तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, अगर वो मेटल हो, कंडक्टर हो, तो लिक्विड में भी देखा गया इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करता है। लेकिन चर्चा चल रही थी कि क्या एयर से भी पास कराया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन उसमें है पॉसिबल, क्या है। तो उसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो लो डिस्चार्ज ट्यूब और कुछ नहीं है, एक क्लोज सील्ड ट्यूब है और उसके दोनों सिरों पे ये मेटालिक प्लेट लगा करके, और ये मान लो कि हाई वोल्टेज लगाया गया तो यहाँ पे भी चार्ज आएगा, यहाँ पे भी चार्ज आएगा, और इधर प्लस और माइनस। तो क्या इसके चार्ज भी यहाँ आ सकते हैं या इसके वहां जा सकते हैं, ऐसा देखा जा रहा था अगर इसमें मान लो गैस मौजूद है। और अगर मान लो कि हाई डेंसिटी वाला गैस है तो लोगों ने माना कि हाई डेंसिटी वाला गैस है तो ठीक है, उसमें मटेरियल आ जाएंगे। तो इसका प्रेशर काफी लो करके देखा गया कि लो प्रेशर में भी ये पॉसिबल है क्या, थोड़ा बहुत कंडक्शन। ये देखा गया कि अगर वोल्टेज काफी हाई करने के बाद इस ट्यूब के एक सिरे से लाइट निकल रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं वो चार्ज इधर उधर जा रहे होंगे थोड़े बहुत। तो इस तरीके से कह सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम उस चार्ज पार्टिकल जो इसमें फ्लो किए, जिनसे कह सकते हो कि ये फाइनली रेडिएशन की भी बात हुई, उस चार्ज पार्टिकल को इन्होंने जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। बोला कि इसमें चार्ज पास तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर उस इलेक्ट्रॉन के लिए E/m, उसके चार्ज और मास का रेशियो, उस पार्टिकल के लिए इस रेशियो को कैलकुलेट भी किया गया अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कई लोगों ने, और ये पाया गया कि हर एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू इक्वल आ रही है। मतलब ये उस समय तक मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा होने लगी थी, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ उनको मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराकर E/m रेशियो को निकाला गया, और हर एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू सेम आ रही थी। तो ये माना गया कि वो जो हम लोग ढूंढे हैं एक नया पार्टिकल, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है और उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। हालांकि थॉमसन उसके चार्ज को नहीं बता पाए, इस रेशियो की भी कैलकुलेशन हो पाई। उस चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू को आगे चलकर फिर मिल्कन आल्डर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा उस चार्ज की भी वैल्यू निकाली गई। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। प्लस माइनस साइन फिर डिफाइन किया एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो उसमें कहा गया फिर तब तक और भी डिस्कवरी होने लगी थी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इस तरीके से। तो ये कह सकते हो कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन खोजा गया और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ते गए। रदरफोर्ड ने फिर बम्बार्डमेंट करके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। आगे फिर से
चल करके उसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हुई। तो ये जो हमने कहा कि 1 by 1, इस डुअल नेचर में हम लोग उसी इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना के बाद फिर मैटर वेव की बात करेंगे, और आगे फिर एटम वाले चैप्टर में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी और फिर एटम का स्ट्रक्चर, इनकी बातें होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन का। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में अब ये देखा गया कि जब भी किसी मटेरियल पे को आप सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई करते हो तो उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इस घटना को इलेक्ट्रॉन एमिशन कहा गया। अब बात यह है कि वो सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई करने से मतलब क्या है कि वो जो सफिशिएंट एनर्जी जो मिलनी चाहिए उस मटेरियल को, वो उस मटेरियल का, वो उस मैटर का वर्क फंक्शन कहलाता है। वर्क फंक्शन जैसे अगर कहीं भी मान लो कि कोई भी मटेरियल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एटम के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके साथ बाउंडेड है, या फिर मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है तो उनको भी ऐसे इजीली नहीं निकाला जा सकता, उनको भी निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी को कहा गया वर्क फंक्शन। तो ऐसा कह सकते हो कि जब भी कंडक्टिंग मटेरियल या कोई भी मेटल सरफेस की बात कर लो, सो व्हेनेवर a metal surface is supplied minimum amount of, या बोलो तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, then electrons are emitted from the surface. This phenomena is called इलेक्ट्रॉन एमिशन। और आगे ये जो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, द मिनिमम एनर्जी required for electron emission from the given surface is called a given
मेटल सरफेस बोलो, is called work function of that metal. तो वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वही वर्क फंक्शन कहलाता है। अब इस वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे फाई से। वर्क फंक्शन is denoted by phi, और दूसरा ये है कि the unit of work function is given in इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी से डिनोट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली ये वर्क फंक्शन है क्या, तो वो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है, और ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट मेटल के लिए ये वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मान लो सीजीएम की बात करो तो वो काफ़ी कम है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। वही अगर प्लेटिनम की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, तो ऑफ कोर्स ये एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगा और काफ़ी छोटा यूनिट है ये। इसे डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दी काइनेटिक एनर्जी acquired by a free electron when it is accelerated through the potential difference of 1 volt। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कराओ, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो नेगेटिव चार्ज की बात करो तो ये हमेशा लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो 1 वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करा दो तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। वो उसी बेसिस पे ये नाम भी रखा गया। तो ये होगा कितना, अगर इसे हम लोग जूल से कंपेयर करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। जैसे एनर्जी को याद करो तो एनर्जी जो एक्वायर करेगा कोई भी चार्ज अगर डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से चले तो ये उसको ये एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम, और ये वोल्ट क्या है तो 1 वोल्ट, तो कूलम इंटू वोल्ट जूल होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये समझ सकते हो कितना छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे इस एनर्जी को। अब इस इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए कई तरीके हैं, मीन्स किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने के लिए हमें वो मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी,
और उस मिनिमम एनर्जी को सप्लाई करने के लिए अपने पास मान लो एक थर्मोनिक एमिशन है, हीट करो उसे सरफेस को, हीटिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। दूसरा एक फील्ड इफेक्ट, मीन्स उस मेटल सरफेस के ऊपर इतना हाई वोल्टेज अप्लाई करो कि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ दे, इसे हम लोग फील्ड एमिशन बोलेंगे। उसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी होता है, जब उस मेटल सरफेस पर रेडिएशन गिरेगा तो रेडिएशन भी तो एनर्जी रखता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो अगर बात करें हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, वो एमिशन का देख लेना जी, करेक्शन स्पेलिंग शायद पीछे गलत लिख गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात कर लो तो एक जो टाइप है उसे थर्मोनिक एमिशन बोलो। इसमें क्या है कि जो वर्क फंक्शन है या मिनिमम एनर्जी जो है इज सप्लाइड बाय हीटिंग द मेटल सरफेस। सेकेंड अगर बात करो तो सेकेंड में थर्मोनिक एमिशन के बाद जैसे मैंने कहा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड is applied above the metal surface और थर्ड है क्या, वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या है कि रेडिएशन ऑफ sufficiently high frequency incidents at metal surface so that electrons are emitted। तो ये अब अलग अलग टाइप हैं जिनकी मदद से फील्ड एमिशन को शो किया जा सकता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की।